Hello, everybody. I hope each one of is fine and doing great in your studies. काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है एंड काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, जो कि 7 अगस्त को है RRBPO का एंड मेरा भी है मॉर्निंग शिफ्ट में। तो जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए एंड काफ़ी लोगों ने स्टार्ट भी कर दी होगी एंड उनका RRB क्लर्क का भी एग्ज़ाम होगा 8 अगस्त को, तो उसको भी आपको साथ में प्रिपरेशन दोनों की करनी है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट तो आप, क्योंकि आपका ऑब्वियसली अगर RRBPO का बहुत अच्छा गया तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द RRB क्लर्क, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस उस पर आप जज ही कर सकते हो बहुत अच्छी, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप मॉक टेस्ट देते रहिए एंड उनके एनालिसिस करते रहिए। एंड यस, जिनका एग्ज़ाम नहीं अच्छा हुआ है तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइए एंड डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए। काफ़ी कमेंट्स थे ऐसे लाइक लोग काफ़ी डिमोटिवेटिंग फील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका अटैम्प्ट कम रह गया है तो किसी से आप अपने अटैम्प्ट्स को कंपेयर मत कीजिए, पहली चीज़, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे स्टेट में जो भी, जिसका भी जैसा भी स्टेट है, जो भी है वहाँ की कट ऑफ क्या रही थी, क्या वैकेंसीज थी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए, उस हिसाब से आइडिया लगा लीजिए। लेकिन ऑब्वियसली पेपर फर्स्ट शिफ्ट में इजी था, देन उसके बाद जितनी भी शिफ्ट आ रही थी सब हार्ड होती जा रही थी धीरे धीरे, तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी वहाँ पे होगा। तो ये एक कमेंट ये भी था कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स डिक्रीज़ होते हैं इंक्रीज़, तो ये नॉर्मलाइजेशन जब होता है, जो शिफ्ट हमारी हार्ड होती है तो आपको मार्क्स इंक्रीज़ उसमें होते ही होते हैं। तो बट ऐसा नहीं कि जिनकी शिफ्ट ईजी होती है तो उनके मार्क्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मलाइजेशन में हाँ कुछ भी हो सकता है, आप नहीं बोल सकते, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं मार्क्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बता सकती, बट हाँ चांसेस होते हैं, कुछ ऊपर भी हो जाता है, नीचे भी हो जाता है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग तो ये है कि जिनका पेपर नहीं भी अच्छा हुआ तो आप मेंस की प्रिपरेशन आप भी स्टार्ट करिए, क्योंकि आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम जो भी हैं, आपका RRB क्लर्क है, IPS क्लर्क है, IPS PO है, SBI PO है, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज़ आनी हैं, ठीक है, आएंगी। तो आप लोग अभी से इतना डिमोटिवेट मत हो जाइए, ठीक है, कि प्रिपरेशन, कुछ लोगों ने तो बोला प्रिपरेशन ही छोड़ देनी चाहिए, ऐसा तो इतना ज़्यादा आप निगेटिव क्यों सोच रहे हो। जो लोग बिगिनर्स हैं स्पेशली, पहले एग्ज़ाम में आप लोग इतना डिमोटिवेट हो गए, इतना ज़्यादा ब्रेक हो गए, तो अभी आगे इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज़ आएंगी, तो आप लोग इतना परेशान मत होइए, ठीक है। अपनी सारी एनर्जी जो आप इतना उन सब चीज़ों को जितना जो, क्योंकि पास्ट में जो हैपनिंग हो गई हम उसे बदल नहीं सकते, बट हमें जो आने वाला जो कल है हमारा, जो हमारे एग्ज़ाम्स लगे हैं, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए और सारी एनर्जी उस पर लगानी चाहिए, ठीक है। एंड पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। एंड आपका RRB क्लर्क ऑब्वियसली जिसने फॉर्म फिल किया है सबका एग्ज़ाम लगा होगा, तो उस पर जो आप RRB PO में जो आपने मिस्टेक्स की हैं, कहीं आप स्टक हो गए हो या आप नर्वस हो गए, आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो आप उसकी कसर आप RRB क्लर्क में लगाइए ना। लाइक आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि RRB क्लर्क का पेपर है आपका, ईजी रहेगा, कोई इफ़ एंड बट नहीं है वहाँ पे। क्योंकि RRB PO था तो ऑब्वियसली वहाँ पे लेवल आपको टफ मिलना ही था, तो RRB क्लर्क में ऐसा कुछ नहीं होगा, पेपर विल बी इजी। वहाँ पे सिर्फ टाइम का आपको लिमिटेशन रहेगा कि 45 मिनट में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो आप बस स्पीड अपनी जितनी बूस्ट कर सकते हैं उतनी करिए, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जितने क्विज़ेस अटेंड कर सकते हैं आप, डेली प्रैक्टिस कीजिए पजल्स की, DI की, ठीक है, एंड मोस्ट स्कोरिंग जो भी टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, कोई चेंजेस आपको नहीं मिलने वाला, सब कुछ पैटर्न विल बी सेम देयर। तो आप सब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बाकी चीज़ों को साइड कर दीजिए, कुछ भी निगेटिव मत सोचिए एंड डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए। मैं बार बार यही चीज़ आपको बोल रही हूँ, ठीक है। इतनी जल्दी ना ही क्विट किया जाता है, ना ही परेशान हुआ जाता है, ना ही निगेटिव सोचा जाता है। एक एग्ज़ाम ख़राब होने से कुछ भी ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है। एक एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो इतना डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है, तो उन पर फोकस करिए, ठीक है। एंड मैंने भी काफ़ी एनालिसिस किया था सारे शिफ्ट्स वगैरह का, एंड काफ़ी एजुकेटर्स ने भी एग्ज़ाम वगैरह दिया था, तो यस पेपर टफ आ रहा है, कोई उसमें इफ़ एंड बट नहीं है, डाउट नहीं है, ठीक है। एंड स्पेशली कौन सेक्शन में काफ़ी लोग बताएं DI वगैरह भी कैलकुलेटिव है, लेंदी है, तो मैंने देखा था एंड कैरियर डिफाइनर सर ने जो उन्होंने अपना मतलब मॉक टेस्ट वो सॉरी एग्ज़ाम दिया था, तो उन्होंने पूरा एग्ज़ाम का एनालिसिस भी किया, पूरे 40 क्वेश्चन में कराए थे, वो भी मैंने देखे थे। तो उसमें से केसलेट मुझसे नहीं बनी, बाकी क्वेश्चन तो मैंने अटैम्प्ट किए थे। एंड उसके बाद मैंने ये मेमोरी बेस्ड पेपर दिया था ऑलिव बोर्ड से, तो मेरे मार्क्स आए हैं 57 एंड मैंने अटैम्प्ट किया था 62 एंड परसेंटाइल भी मेरा 75 के अराउंड है, तो कुछ अच्छा नहीं हुआ पेपर मेरा, एंड 4 क्वेश्चन रॉन्ग भी हो गए हैं, सॉरी, सो 4 क्वेश्चन रॉन्ग भी हो गए हैं एंड सिली मिस्टेक्स थी, ठीक है। एनालिसिस लिखने के बाद भी मैं भी पैनिक हो गई थी, थोड़ा सा नर्वस हो गई कि कैसा पेपर है, मतलब क्वांट का स्पेशली देख के,
तो एंड काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी थे कि रीजनिंग लेंदी आ रही, उनकी पजल्स वगैरह हैं, कोई क्ल्यू वगैरह नहीं दे रखा, क्योंकि मैंने एनालिसिस भी देखी थी काफ़ी एजुकेटर्स जो पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं, सर जैसे अंकुश सर गए थे एंड मीनाक्षी मैम का भी था पेपर, तो मैंने सबका देखा था, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू लेना ज़रूरी होता है कि पेपर आपका कैसा रहा क्या है। तो उस वजह से मैं थोड़ा नर्वस थी, तो मुझसे जो मिस्टेक्स हुई हैं सो अनएक्सपेक्टेड हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन मुझसे रॉन्ग हो गया, जो कि ऑनेस्टली ये मुझे नहीं आता था, ठीक है, हॉन्ग वर्ड मुझे नहीं पता था, जो आपको वर्ड बनाने होते हैं, तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। एंड जो सेकंड रॉन्ग हुआ है ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन था, कोई भी न्यू क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, फिर भी मैं वहाँ पे मेरा माइंड एकदम काम नहीं था, क्या था, मैं क्या सोच रही थी मुझे नहीं पता, क्वेश्चन ही मैंने रॉन्ग कर दिया, मैंने बोथ लगाया था एंड आंसर विल बी फर्स्ट। एंड बाद में मैंने एनालिसिस किया था, यस यही राइट है, साफ साफ दिख भी रहा है आपको कि पिल्स और पेलेट्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ऑल पिल्स एंड पेलेट्स हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं था। तो वही सब चीज़ें हैं कि आपका एग्ज़ाम में माइंड काम होना बहुत ज़रूरी होता है, कि इसलिए आप हमेशा एग्ज़ाम में जब भी कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो 60 मिनट का हो चाहे 45 मिनट का हो, तो आपका पूरा टाइम आपका वहीं उसी एग्ज़ाम में डिवोट होना चाहिए। आपको कुछ भी आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपसे इन्विजिलेटर क्या कह रहा है, या कोई भी एस्पायरेंट अगल बगल बैठा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बाहर आपके साथ क्या हुआ, कुछ भी कोई भी निगेटिविटी आपको माइंड में वहाँ सोचना ही नहीं है। या मॉक टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, कुछ भी उस टाइम पे तो आपको मॉक टेस्ट चाहे आप अटेम्प्ट कर रहे हो चाहे रियल एग्जामिनेशन में बैठे हो, तो बिल्कुल भी ये सब चीज़ें आपको सोचनी ही नहीं है। अदरवाइज़ पेपर जो हमें आ भी रही होती हैं चीज़ें, जो हम समझ भी रहे होते हैं, जान भी रहे होते हैं, वो भी हमसे सब मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो गलत हो जाता है। एंड थर्ड क्वेश्चन पज़ल का जो कि मुझसे बिल्कुल राइट बनी थी, ठीक है, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग पे बेस था। तो इसमें था, उन्होंने पूछा था हु इज़ द फोर्थ हाईएस्ट पर्सन, एंड मैंने फोर्थ वहाँ पे मतलब पढ़ा ही नहीं, मुझे दिखा ही नहीं कि क्या हुआ था, मेरा माइंड मतलब ऐसा वहाँ पे मैं ऐसा लग रहा था मैं हूँ ही नहीं वहाँ पे प्रेजेंट, तो फोर्थ मुझे दिखा ही नहीं। मैंने क्वेश्चन पढ़ा हु इज़ द हैवीएस्ट पर्सन एंड मैंने एफ़ मार्क किया था, जैसा आप देख सकते हो कि एफ़ ही हैवीएस्ट है हमारा। फोर्थ ऑप्शन मैंने मतलब फोर्थ वहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने देखा भी नहीं, तो पज़ल मेरी एग्जैक्टली यही बनी थी। लेकिन बस वही है कि जब आपका ब्रेन ही वहाँ पे प्रेजेंट नहीं, आप इतना नर्वस हो, पैनिक्ड हो, आपने अपने माइंड सेट को ऐसा रख रखा है वहाँ पे, तो जो चीज़ें आपसे आ रही हैं आप बना कुछ रहे हो, आंसर कुछ और क्लिक कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। एंड सबके साथ एग्ज़ाम में काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ कि पज़ल में स्टक कर गए, काफ़ी टाइम उन्होंने दे दिया, फिर आगे उनके पास टाइम नहीं बचा, फिर वो इतना पैनिक हो गया कि घबराहट में काफ़ी लोग से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाए, अटैम्प्ट हुए तो रॉन्ग हो गए। ये सब चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस इंसान हो, चाहे बिगिनर हो, कोई भी हो। इसीलिए छोटी छोटी बारीकियों को हमें एग्जामिनेशन में अपना ध्यान रखना होता है कि अपना आपका माइंडसेट वहाँ पे बिल्कुल कूल एंड काम होना चाहिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। एंड सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, आप जब पेपर देने जा रहे हो, आपने क्या किया है, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपने मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस दे रखा है, वो सब मैटर नहीं करता वहाँ पे, आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे बोलता है। आप कॉन्फिडेंट होकर एकदम चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि हाँ मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूँगा या करूँगी, ठीक है, मुझे अपना बेस्ट यहाँ पे देना है अपने एग्जामिनेशन में, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। बाकी वही एंड क्वांट में भी ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, वो भी ऐसे ही था, मतलब जानबूझ की गलतियाँ हुई हैं सिर्फ एब्सेंस ऑफ माइंड की वजह से, बाकी कुछ ऐसा नहीं था पेपर में। अदरवाइज मैं 62 किए थे, एक क्वेश्चन छोड़ के रीजनिंग में वही वर्ड वाला फॉर्मेशन वाला, बाकी मेरे जो तीनों क्वेश्चन, एक क्वांट में दो रीजनिंग में हुई हैं, वो सिली मिस्टेक्स हुई हैं, मतलब आते हुए भी सही बनते हुए भी मैंने रॉन्ग ऑप्शन क्लिक कर दिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप सब जिन्होंने गलतियाँ की हैं आरआरबी पीओ में, नेक्स्ट दिन का एग्ज़ाम है 7th को, आप सब लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों का, अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा, आपका ध्यान एकदम कंसंट्रेशन के साथ वहीं पे रखिएगा, जितनी देर आपको 45 मिनट जो भी आपका टाइम है, जिनका आरआरबी क्लर्क है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, जो हो गया सो हो गया, ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम पे फोकस करिए एंड बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, हमें उन्हें क्रैक करना है, जो हो गया पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ओके। So thank you everyone and have a great day.